हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह, ये कह सकते हैं मुगल काल के जो अंतिम शासक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो मुगल काल के अंतिम सबसे शासक होते हैं बहादुर शाह जफर होते हैं या बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। क्या है, बहादुर शाह जफर होते हैं या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में जानेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब होता है, इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। जब इनका शासनकाल की बात की जाए तो 1837 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच था। क्या 1837 से लेकर 1858 के ईस्वी के बीच में था। यहाँ पे लिखिएगा पहला शासक होता है। आज का कह सके आज क्लास का हमारा जो यह कह सकते मुगल काल का अंतिम शासक कौन था उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा बहादुर शाह द्वितीय। क्या होता है? बहादुर शाह द्वितीय। और यह इन्हीं को दूसरे नाम से भी जाना जाता है बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अगर इनकी बात की जाए कि कार्यकाल कब से होता है, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1837 से लेके 1858 ईस्वी के बीच। क्या होता है, जो बहादुर शाह द्वितीय होते हैं या बहादुर शाह जफर होते हैं, ये मुगल शासनकाल के या जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं या मुगल काल जो होता है उसके सबसे अंतिम शासक होते हैं। क्या होता है? सबसे अंतिम शासक होते हैं। आज इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इनका शासनकाल कब से कब होता है, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाते हैं। जब इन्होंने इनका शासनकाल 1858 ईस्वी के बीच है। इन्हीं के शासनकाल में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम लोग जानेंगे जो 1858 की क्रांति होती है इनका कितना उसमें योगदान होता है। उसके बाद हम लोग फिर आज जो होता है मुगल काल के बारे में एक कह सकते हैं मुगल काल से संबंधित क्लासेस पर अंत होगी, ये कह सकते हैं मुगल काल का समापन होगा। फिर उसके बाद हम लोग आज जो कल वाली क्लास होगी, कल से हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में बात करना प्रारंभ करेंगे। मराठा जो साम्राज्य होता है उसका शासनकाल कब से कब होता है, कौन संस्थापक होते हैं, उसकी क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में उपस्थित रहेंगे। लेकिन आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले हम एक बार कल की क्लास में देख लेते हैं कि हमने क्या अध्ययन किया था। कल की क्लास में आपको बताया गया था जो नादिर शाह होते हैं उन्होंने दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। क्या है, दिल्ली क्षेत्र पर जब आक्रमण करते हैं, ये आक्रमण करने की सलाह कौन देता है? आक्रमण करने की अगर सलाह की बात की जाए तो जो अवध के नवाब होते हैं शहादत खां कौन होते हैं? शहादत खां ने अवध क्षेत्र के जो नवाब होते हैं उन्होंने सलाह देते हैं कि अगर आप दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के पश्चात आपको अच्छा खासा कह सकते हैं अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर जब नादिर शाह होते हैं इनकी बातों को मान लेते हैं। मानने के पश्चात उन्होंने 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण कर लेते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उस क्षेत्र को उन्होंने विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से जब कोई भी शासक होगा, कोई दूसरे राज्य का शासक होगा, अगर किसी दूसरे राज्य को जीत लेगा या कह सके जीतेगा तो उस क्षेत्र को वह हूबहू खूब लूटेगा। क्या करते हैं, उस क्षेत्र को उन्होंने लूटने का कार्य करते हैं। क्या होता है, नादिर शाह 2 माह तक जो दिल्ली क्षेत्र होता है उसको लूटते हैं। लूटने के पश्चात उन्हें अच्छा खासा धन प्राप्त होती है, इतना धन प्राप्त होता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जब ये बात कह सकते हैं शहादत खान ने नादिर शाह को बताई थी अगर आप दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तो आपको अत्यधिक धन प्राप्त होगी। तो ये बात कह सकते हैं आक्रमण से पहले जो शहादत खान थे उनको ऐसा एहसास नहीं था कि ये ऐसा नहीं लगा था कि इन्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा। इस धन न प्राप्त होने की वजह से जो नादिर शाह उन्हें यातनाएं देंगे, उन यातनाओं से अच्छा है कि उन्होंने सबसे पहले उनसे कह सकते आक्रमण से पहले या धन प्राप्त करने से पहले उन्होंने उसके पहले ही विष खा के या कह सकते विष पीकर अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली क्षेत्र को लूटते हैं, लूटने के पश्चात जब वे फारस या बरसिए जाने लगते हैं तो उन्हें 30 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। नगद 30 करोड़ रुपए उन्हें नगद प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ उन्हें बहुमूल्य रत्न हो गई, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, ऐसे बहुत ही सामान की कह सकते सामग्री उनके पास होती है। इसी के साथ साथ जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां के शासनकाल में जो बनाया गया था मयूर सिंहासन, क्या होता है, मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले जाते हैं। मयूर सिंहासन के उसमें निर्माण की बात की जाए या कह सकते लागत की बात की जाए तो उस समय लागत थी ये लगभग 1 करोड़ में वो मयूर सिंहासन बन के तैयार होता है। इसी के साथ साथ उसका अगर निर्माणकर्ता की बात की जाए तो वह बी बादल खां होते हैं, उसके निर्माणकारी होते हैं, ये कह सकते हैं उसके वास्तुकार होते हैं। ये होता है उन्होंने जो नादिर शाह ने जब दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो इनको इतनी धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला जो शासक होते हैं आज के बारे में, ये आज की क्लास जो प्रारंभ होगी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर, ये कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 1837 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच।
देखिए इनके बारे में क्या लिखते हैं, इनके बारे में देखिएगा सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है, ये मुगल काल के मुगल काल के मुगल काल के सबसे अंतिम शासक, सबसे अंतिम शासक, अंतिम शासक होते हैं। इसके बाद से जो होता है, जो मुगल काल होता है, मुगल काल का अगर बात की जाए तो उसका शासनकाल कब से कब होता है, 1526 से शुरू होता है मुगल काल। 1526 ईस्वी से शुरू होता है, 1858 ईस्वी के बीच तक मुगल काल का शासनकाल होता है। इतने लंबे समय के बीच में ऐसे मध्यवर्ती कुछ ऐसे कह सकते हैं जो शुरुआती के शासक होते हैं, ये कह सकते हैं औरंगजेब के साल 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के साथ 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच जितने भी शासक होते हैं वे शक्तिशाली मुगल शासक होते हैं। उसके बाद से 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच जितने भी शासक होते हैं उन्होंने मुगल काल को पतन की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। इसी वजह से उन्हें उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं। अब इनके बारे में जो सबसे अंतिम देखिए, अंतिम शासक कौन होते हैं, बहादुर शाह जफर होते हैं या बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। इन्हें अंतिम शासक भी कहा जाता था। अब इन्हीं के शासनकाल में 1857 की जब विद्रोह होता है, इन्हीं के शासनकाल में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। अब 1857 का जो क्रांति होती है, विद्रोह होता है, उसका मेन रीजन क्या था, देखिए उसका मेन रीजन ये था, कुछ कह सकते जो होता है धार्मिक क्षेत्र को, या कह सकते धर्म को आहत पहुंचाते थे। क्योंकि जो नई कारतूस हो गई थी, या कह सकते जो नई इनफील्ड आई गई थी, या जो नए राइफल आए गए थे, उसमें जो कारतूस लगे थे वे उसमें एक अफवाह थी, ये क्या था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो लोग थे अब उन्होंने अपने धार्मिक भावनाओं को आहत हो रही थी। इस वजह से उन्होंने इस जो नई राइफल होती है उसका उपयोग करने से बंद कर देते हैं। इस वजह से ये विद्रोह यहाँ से शुरू होता है। और ये विद्रोह सबसे पहले मेरठ में होता है 10 मई 1858 ईस्वी को। क्या होता है, 10 मई 1857 ईस्वी को ये प्रारंभ होता है। वहां से प्रारंभ होने के पश्चात क्या होता है, 10 मई 1857 के जो मेरठ के सैनिक होते हैं, 10 मई 1857 के मेरठ के सैनिक ने खुला विद्रोह कर देते हैं। खुला विद्रोह करने के पश्चात जो जेल में बंद उनके साथी थे या सैनिक थे, उनको छुड़वा कह सकते हैं, उनके दोस्त थे, उनको छुड़वा के वह सीधा दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। क्या होता है, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं या रवाना होते हैं। दिल्ली जब 11 मार्च का आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल होते हैं। लिखिए 1857 की क्रांति। क्या होता है, 1857 की क्रांति की बात की जाती है इन्हीं के शासनकाल में। देखिए 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह कर देते हैं। मेरठ में विद्रोह, कुछ सैनिक जो होते हैं मेरठ में विद्रोह कर देते हैं। मेरठ में जब विद्रोह हो जाता है, विद्रोह होने के पश्चात उनके जो कह सकते हैं सैनिक होते हैं, सेनापति कह सकते हैं, जो सेना प्रमुख होते हैं, उन्होंने सेना प्रमुख को गोली मार देते हैं। क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा अपने अधिकारियों पर गोली चला देते हैं। क्या होता है, जो विद्रोही होते हैं उन्होंने अपने अधिकारियों पर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के पश्चात वे 11 मई क्या होता है गोली चला देते हैं। फिर अपने साथियों के साथ क्या होता है, अपने साथियों के साथ यहाँ पे लिखेगा अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। दिल्ली की तरफ रवाना, जब वे दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो 11 मई 1857 ईस्वी को वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं, 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या होता है, 11 मई 1857 को वे जो सैनिक होते हैं जिन्होंने विद्रोह करते हैं, विद्रोह करने के पश्चात 11 मई 1857 ईस्वी को वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। और अगला दिन वे इसी में अंग्रेज रेजिडेंट जो उस समय वहां पे दिल्ली में कार्यरत थे, अंग्रेज रेजिडेंट साइमन फ्रेजर क्या होता है, साइमन फ्रेजर को गोली मार देते हैं। कौन होते हैं, साइमन फ्रेजर को गोली मार देते हैं। गोली मार देते हैं। क्या होता है, साइमन फ्रेजर को जब गोली मार देते हैं, देखिए साइमन फ्रेजर को गोली मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो सैनिक होते हैं, सैनिकों ने जो बहादुर शाह जफर होते हैं, क्या होते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, उन्होंने उन सैनिकों ने इन्हें अपना कह सकते हैं अपना सुल्तान घोषित करते हैं, या कह सकते हैं हिंदुस्तान का यह कह सकते हैं शासक घोषित करते हैं। उन्हें क्या कौन सी उपाधि देते हैं, शहंशाह हिंदुस्तानी। क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा लाल किले पर चढ़कर बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तानी
शहंशाह ए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी उपाधि देते हैं। क्या होता है? शहंशाह ए हिंदुस्तानी उपाधि देते हैं। शहंशाह ए हिंदुस्तानी का मतलब कहते हैं ये जो बहादुर शाह जफर होते हैं, कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय हैं, वे हिंदुस्तान के सुल्तान है या शहंशाह है, कह सकते राजा है। अभी इन्हीं के निर्देशन में जो 1857 की क्रांति होगी ये इन्हीं के निर्देशन में होगी। और इनके जो बहादुर शाह की पत्नी होती हैं इन्हें जीनत परी, जो जीनत महल होते हैं इनको महत परी की उपाधि दी जाती है। क्या होती है? जीनत महल को महत परी की उपाधि दी जाती है। इस तरह ये बहादुर शाह जफर होते हैं, बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। इस तरह अब देखिए जब ये बातें कह सकते हैं जब ये बातें अंग्रेजों को पता चलती है, तो जब अंग्रेज को पता चलती है तो इन्होंने अंग्रेज क्या होते हैं फिर बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। क्या होता है? जो अंग्रेज होते हैं बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। अगला बिंदु लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु, इस विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह जफर को भारत से निष्कासित कर दिया गया। जब इन्हें निष्कासित कर दिया तो ये निष्कासित होने के पश्चात जाते कहाँ पे? वे चले जाते हैं रंगून चले जाते हैं। कहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है? रंगून चले जाते हैं। कहाँ? रंगून चले गए। और रंगून जाने पे वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या होते हैं? वहीं पर इनकी मृत्यु कहाँ पे? ये रंगून पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे। क्या था? जफर नाम से शायरी लिखते थे। क्या था? जफर नाम से शायरी लिखते थे। क्या करते थे? जफर नाम से शायरी लिखते थे। ये होता है बहादुर शाह जफर जो थे इनके शासन, इस तरह इनका शासनकाल का अंत होता है। और इन्होंने जो मुगल काल होता है, इस तरह मुगल काल के जो शासनकाल होता है मुगल शासनकाल का या मुगल साम्राज्य का भी अंत होता है। चलिए एक बार के बारे में फिर से जान लेते हैं। जो बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, यह कह सकते हैं जो बहादुर शाह जफर होते हैं इनके शासनकाल होते हैं 1837 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच में होता है। ये सबसे अंतिम मुगल शासक होते हैं। क्या हो सकते हैं? सबसे अंतिम मुगल शासक होते हैं। इसी के साथ साथ ये उत्तरकालीन मुगल जो शासक होते हैं उनमें भी सबसे अंतिम शासक होते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति जो एक धर्म से संबंधित क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है। जो 1857 की क्रांति थी इसके कई कारण होते थे, लेकिन जो मुख्य कारणों में से माना जाता है वह एक कारण होता है उनको धर्म की आस्था से होता है, जिसमें जो नई राइफल आई थी उसमें जो उसके कारतूस लगते थे वे गाय और सूअर के चर्बी से बने हुए थे। इसी वजह से हिंदू और जो इस्लाम धर्म के इस मुस्लिम लोग थे वो इसका इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। जो उनके सैनिक होते हैं या सेनापति, जो उनके सेना अधिकारी होते हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तब भी ये नहीं करते हैं। इस वजह से जो सैनिक होते हैं विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने के पश्चात उन्होंने जो सेना के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। इस तरह 10 मई 1857 के जो मेरठ में सैनिक होते हैं, छावनी होती है, वहां पे सैनिकों ने खुला विद्रोह कर देते हैं। खुला विद्रोह करने के पश्चात उन्होंने जो उनके अधिकारी थे उन पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर देते हैं। जब गोलियां चलाना प्रारंभ कर देते हैं, जो उनके अन्य सहयोगी थे या साथी थे उनके साथ वे दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्या होता है? जब दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, दिल्ली में 11 मई 1857 ईस्वी को वे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के पश्चात वहां के जो कह सकते हैं वहां के जो अंग्रेज रेजिडेंट थे साइमन फेजर। क्या थे? साइमन फेजर को उन्होंने गोली मार देते हैं। क्या होता है? जो सैनिक होते हैं साइमन फेजर को गोली मार देते हैं। गोली मारने के पश्चात लाल किला पे वे चढ़ते हैं। जो सैनिक होते हैं चढ़ने के पश्चात जो उस समय बहादुर शाह जफर होते हैं उनको अपना सुल्तान घोषित करते हैं कि अब से भारत का या कह सकते हिंदुस्तान का जो सैनिक है या नवाब है अभी भी जिंदा अवस्था में, ये इस युद्ध का इन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तानी कहा गया। ये हिंदुस्तान के शहंशाह हैं या राजा हैं। अभी इन्हीं के निर्देशन में जब तक इन्होंने युद्ध का नेतृत्व करेंगे तब तक ये कह सकते हैं अंग्रेजों को पूर्णतः गुलाम नहीं रहेंगे। इस वजह से इस तरह ये इनके कह सकते हैं इन्होंने जो बहादुर शाह जफर होते हैं युद्ध में न सम्मिलित होने के कारण भी जब सैनिकों ने इस युद्ध का संचालन करते हैं तो इनको जबरदस्ती इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों ने इन्हें भारत से निष्कासित कर देते हैं या भारत से निकाल देते हैं। भारत से निकालने के पश्चात ये रंगून चले जाते हैं। रंगून पे काफी दिन रहते हैं। रहने के पश्चात अंत में इनकी मृत्यु वहीं पे रंगून में हो जाती है। इस तरह जो बहादुर शाह जफर होते हैं इनके शासनकाल का अंत होता है। और बहादुर शाह जफर होते हैं इन्होंने
जो जफर होता है, जफर नाम से शायरी लिखते थे। अब सोचिए ऐसे ऐसे शासक थे जो शायरी लिखते थे। शायरी लिखने का एक ही मतलब होता है, जो व्यक्ति कह सकते हैं एकदम कह सकते हैं खाली होगा, निठल्ला होगा, या कह सकते हैं कुछ भी नहीं करता होगा, उसी के मन में ये सब शायरियाँ उत्पन्न होती हैं। वही कार्य था इन्होंने, जैसे मुगल काल को पतन की तरफ ले जाने में कार्य करते हैं, वैसे ही इन्होंने शायरी में भी अपना योगदान देते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य का प्रारंभ कब से कब होता है, कौन इसके संस्थापक होते हैं, कौन उसने एक शक्तिशाली मराठा शासक या शासक जो होता है शासन को निर्माण करने में या स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम लोग इसके बारे में कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस यहीं पे हम लोग अभी तक देखिए मुगल काल का जो था मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का आज अंत होता है। अंत होने के पश्चात आप लोग एक बार रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि उनके कभी काल शासक का क्रम दे दिया जाता है, किस शासक का कब तक का शासनकाल था, या आपसे पूछा जा सकता है उनका स्थापत्य कला के बारे में, या उनकी कह सकते हैं जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं, किस पद पे किसे नियुक्त किया जाता है, या उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपसे कई जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वजह से आप इन जो टॉपिक जो आपको पढ़ाए गए हैं उनको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जब रिवीजन करते रहेंगे अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप हूबहू कर सकेंगे। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।